हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन है O। हम एज्यूम करेंगे कि इस रीजन ऑफ स्पेस में एक वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वो वेक्टर फील्ड होगा हमारे पास A वेक्टर, और ये वेक्टर फील्ड जो होगा A वेक्टर, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो इस रीजन ऑफ स्पेस में एक वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और वो वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर। इस वेक्टर फील्ड में हम एक सरफेस कंसिडर करेंगे और उस सरफेस को हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं और उस सरफेस को हम नाम देंगे एस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस सरफेस को बहुत सारे स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे और उसमें से एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर लिया और वो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है हमारे पास ये वाला, और इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ds होगा, मैग्नीट्यूड इसका ds होगा। ध्यान रखिएगा कि हर एक सरफेस एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट को हम ds वेक्टर से डिनोट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड तो ds होगा और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगा। तो इस सरफेस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस यूनिट वेक्टर एन कैप से रिप्रेजेंट की जाएगी, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो है ए वेक्टर, और ए वेक्टर और एन कैप के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा ए वेक्टर का अलोंग दिस सरफेस एस, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सरफेस इंटीग्रल के लिए हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का यूज होगा और सरफेस इंटीग्रल अलोंग द सरफेस एस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जहां पर ds वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ds वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ds और इसका यूनिट वेक्टर होगा n कैप, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस होगा एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगा। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे, इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर फील्ड कंसिडर करेंगे जिसको हम लेंगे ए वेक्टर, और ये जो वेक्टर फील्ड होगा ए वेक्टर, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। कंसिडर अ सरफेस एस इन दिस फील्ड, इस फील्ड में हम एक सरफेस एस कंसिडर करेंगे। देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग द सरफेस एस इज गिवन बाय, तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा ए वेक्टर का इस सरफेस के अलोंग, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मींस जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, इसलिए हमें यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का यूज किया है। सरफेस जो है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, वेयर ds इज वेयर यहाँ पर जो ds वेक्टर है वो क्या होगा, ds वेक्टर जो होगा वो होगा हमारे पास ds इंटू एन कैप।
यहाँ पर ds क्या है, ds इज स्मॉल सरफेस एलिमेंट। इस सरफेस s को हमने बहुत सारे सरफेस एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया, उनमें से एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट हमारा होगा ये वाला ds। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Here ds वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is ds and its direction is given by unit vector n cap which is normal to the surface directed outwards। यहाँ पर ds वेक्टर जो है जो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ds और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस यूनिट वेक्टर n कैप के द्वारा दी जाएगी जो कि इस सरफेस एलिमेंट के नॉर्मल होगा एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कि आखिरकार सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का हमारे पास क्या मतलब होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि आखिरकार सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे, द मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। अगर आप किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के मीनिंग को समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस सरफेस एस को जो कि एक वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में हमने प्लेस किया हुआ है उसको स्मॉल एन नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो एरिया एलिमेंट होगा उसको हम लेंगे डेल्टा S1, मान लीजिए ये डेल्टा S1 है। दूसरा एरिया एलिमेंट हमारे पास होगा डेल्टा S2। ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट वाला एरिया एलिमेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा SN से। तो हमने इस सरफेस S को n नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है जो कि है हमारे पास डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा SN। हमने यहाँ पर डेल्टा सिंबल का क्यों यूज किया है, इन ऑर्डर टू डिनोट स्मॉल एरिया एलिमेंट। उसका रीजन ये है कि हम इन एरिया एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में इस सरफेस S को ब्रेक किया है और वो फाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स है स्मॉल n, इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा का सिंबल यूज किया है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि इस एरिया एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड की वैल्यू है वो है a1, डेल्टा S2 एरिया एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड की वैल्यू है वो है a2। इसी तरह से डेल्टा Sn के लिए जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड की वैल्यू है वो है an। ये जो एरिया एलिमेंट्स होंगे ये वेक्टर क्वांटिटीज होंगे तो इनके ऊपर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं और a1 a2 an के ऊपर भी आप वेक्टर लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले एरिया एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेक्टर फील्ड है a1 वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ। इसी प्रकार से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसी प्रकार से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और ये काम आप सभी n एरिया एलिमेंट्स के लिए करेंगे और आप उन सबको ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आइए वो देखते हैं। डिवाइड द होल सरफेस S into n नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा SN। तो आपने क्या करना है, पूरे के पूरे सरफेस S को काउंटेबल नंबर मींस n नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा SN। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड डेल्टा S वेक्टर इज टेकन फॉर ईच एरिया एलिमेंट फॉर द होल सरफेस S। तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड होगा उसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट करना है और सभी एरिया एलिमेंट्स के लिए इन डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड कर देने हैं फॉर द होल सरफेस S। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा a1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर। इसी तरह से जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा a2 वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर। इसी तरह से आप लास्ट वाले एरिया एलिमेंट के लिए वैसे ही करेंगे an वेक्टर डॉट डेल्टा SN वेक्टर। इन सबको आप ऐड कर देंगे और इनके सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai वेक्टर डॉट डेल्टा SI वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इनका सम को हम ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर हमने सरफेस S को बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, अगर हमारी n की वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो क्या होगा, जैसे जैसे इन एरिया एलिमेंट्स को आपका नंबर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इन एरिया एलिमेंट्स का जो साइज है
वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर आपने n को इन्फिनिटी ले लिया, अगर आपने इस सरफेस s को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। जो हमारा एक एरिया एलिमेंट होगा वो उसका साइज जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये एरिया एलिमेंट्स जो है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और इनका साइज जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो डेल्टा एस आई होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समेशन हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारे पास एरिया एलिमेंट जो हैं वो काउंटेबल हैं तो हम समेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एरिया एलिमेंट्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो हम समेशन को कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़ n अप्रोचेस इन्फिनिटी देन डेल्टा एस आई अप्रोचेस टू 0, इन दिस केस समेशन रिड्यूसेस टू इंटीग्रेशन। तो इस केस में आपको मिलेगा ये जो समेशन है i इज इक्वल टू 1 to n ए आई वैक्टर डॉट डेल्टा एस आई वैक्टर। अगर आप इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा एस आई अप्रोचेस टू 0, तो ये समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इंटीग्रेशन करके हमें इस समेशन को डबल इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना होगा क्योंकि यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है। और डेल्टा जो है वो डेल्टा एस जो है वो ds में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे हैं, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट i का यूज़ नहीं करेंगे। तो डेल्टा जो है वो ds वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है अलोंग द सरफेस, मींस इन 2 डायमेंशंस। तो ये लाइन आप नीचे लिख सकते हैं, दस द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ सरफेस दैट इज इन 2 डायमेंशंस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। अगर हमारा सरफेस जो है वो एक क्लोज सरफेस हुआ तो उस केस में ए वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको आप नोट में लिखेंगे, इफ सरफेस एस इज क्लोज देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज। उस केस में ए वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लोज के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल का साइन डाल देंगे, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहाँ पर आप s लिख देंगे। अगर हमारा सरफेस s क्लोज हुआ तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग द सरफेस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो आप हेडिंग बनाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल। किसी भी वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं अलोंग अ सरफेस एस, तो वो सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड के आउटवर्ड फ्लक्स को डिनोट करता है और आउटवर्ड फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप यही लिखेंगे, The surface integral of a vector field A vector is called outward flux denoted by phi। किसी भी वेक्टर फील्ड A वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो उस वेक्टर फील्ड के आउटवर्ड फ्लक्स को डिनोट करता है और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। मीन जो फाई होगा वो सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर फील्ड A वेक्टर का, A वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अगर हम किसी सरफेस S को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, अगर हम इस A वेक्टर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर ले लेते, तो अगर हम इस ई वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल करते इस सरफेस एस के अलोंग, तो हमें मिल जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो सेकंड पॉइंट में आप यही लिखेंगे, इफ एनी सरफेस एस इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर देन द सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर गिव्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू द सरफेस दैट इज फाई ई इज इक्वल टू
डबल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी सरफेस एस के अलोंग, वो उस सरफेस एस के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम ई वेक्टर की जगह मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर ले लेते तो बी वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होता है सरफेस एस के अलोंग, वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। तो थर्ड पॉइंट में आप यही लिखेंगे, इफ एनी सरफेस एस इज प्लेस इन मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर देन सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर गिव्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू द सरफेस एस। दैट इज जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम सरफेस इंटीग्रल के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।